Hello everyone, welcome back to exam target classes and I am नीलम सिंह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईवीएस शॉर्ट नोट सीरीज में परिवार वाला चैप्टर कवर किया, जिससे हमें यूपी टेट में एक या दो क्वेश्चन तकरीबन देखने को मिल जाते हैं। तो वो छोटा सा चैप्टर था, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन दे रखा है, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। तीसरा ऑप्शन है हमारा, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। या चौथा ऑप्शन है, केवल पति पत्नी। तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, एकल परिवार कौन सा होता है? जिसमें पेरेंट्स और उनके ओनली क्या बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे यानी चाइल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है, उसका पहला ऑप्शन दे रखा है 21 वर्ष लड़कों के लिए, 18 वर्ष लड़कियों के लिए। दूसरा है 18 वर्ष लड़कों के लिए, 21 वर्ष लड़कियों के लिए। तीसरा है 18-18 दोनों, लड़का लड़की दोनों की 18-18 वर्ष होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है हमारा 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो देखिए, पहले जो हमारी विवाह योग्य लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु थी, लड़कों के लिए थी ये 21 वर्ष। कितनी थी? पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लड़कियों के लिए थी 18, ठीक है, 18 गर्ल के लिए, ठीक है। पर अब लास्ट ईयर सरकार ने संशोधन कर लड़कियों के लिए कर दी है 21 वर्ष। लड़कियों की कितनी न्यूनतम आयु कर दी है विवाह की? 21 वर्ष, ठीक है। और लड़कों की 23 वर्ष, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम लोग क्या है, थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे। लड़कों की हो गई हमारी 23 और लड़कियों की हो गई हमारी 21 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें दे रखा है प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? शुरुआत उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, यानी शुरुआती उम्र में बच्चा क्या है, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल में सीख रहा है। दूसरा ऑप्शन है किशोर अवस्था में समाज से सीखना। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। चौथा ऑप्शन है शिक्षकों का अनुकरण करना, यानी टीचर्स को फॉलो करके बच्चा सीखे, तब हम उसको प्राथमिक समाजीकरण मानेंगे। या समाज मतलब बच्चा सोशल होके सीखे, छोटा बच्चा है वो सोशल होके सीखे तो हम उसको प्राथमिक समाजीकरण मानेंगे, या किशोर अवस्था में सीखे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। देखिए, जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, स्कूल जाने से पहले की एज की बात करें, 5 साल तक बच्चा क्या है, 5 साल तक बच्चा क्या है, अपने फ्रेंड में सीखता है, फ्रेंड सर्कल में, जो उसके छोटे आस पड़ोस के वातावरण, उस जहाँ रह रहा है उस इन्वायरमेंट के जो फ्रेंड होते हैं उनसे सीखता है। अपनी फैमिली से सीखता है बच्चा। किस किस से सीखता है? अपनी फ्रेंड और फैमिली से सीखता है। इसी को हम मानते हैं प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है? पहला ऑप्शन है सही है। दूसरा है सही हो सकता है। तीसरा है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। चौथा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली लड़के ही बुद्धिमान होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। सही हो सकता है, यानी लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, ये भी गलत है। बुद्धि की विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ये भी गलत है। हर बच्चे की क्या है, बुद्धि अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों में बुद्धि
कुछ लड़कों में बुद्धि ज़्यादा है, कुछ में कम है, या लड़कियों में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो इसका है 4, ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियों की बात हो रही है, यानी लड़कों को ज़्यादा हम इसमें क्या है अच्छा मान रहे हैं लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, भेदभाव वाली बात हो गई कि लड़कों को हमने बुद्धिमान कह दिया और लड़कियों को क्या है हम लोग बुद्धिमान नहीं मान रहे। ठीक है, ये समाज में क्या हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दे रखा है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। एक शारदा एक्ट गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया था, इसका संबंध बताना है हमको किससे है। पहला ऑप्शन है बाल विवाह से, दूसरा है बाल श्रम यानी बाल मजदूरी से, तीसरा है दहेज प्रथा से, चौथा है अनिवार्य शिक्षा से। तो शारदा एक्ट जो बनाया गया था ये बाल विवाह से रिलेटेड बनाया गया था। किससे, बाल विवाह से। छोटे छोटे बच्चों की कम उम्र में क्या है शादी कर दी जाती है, उसके बंद करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया जिसको सरकार ने नाम दिया शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। परिवार से पहला ऑप्शन है, दूसरा है विद्यालय से, तीसरा है समाज से, चौथा है उपयुक्त सभी से। देखो, परिवार को जो बच्चा है सबसे पहले सीखता है अपने परिवार से, उसके बाद अपने समाज से सीखता है, फिर विद्यालय से। तो ये कहना गलत होगा कि बच्चा ओनली परिवार से सीख रहा है। बच्चा क्या है, इन तीनों से सीखता है। ठीक है, अगर देखा जाए इन्होंने बोला है बच्चे का सामाजिकरण का पहला पाठ, इन्होंने सामाजिकरण का पहला पाठ पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, परिवार से। क्योंकि बच्चा जो सब कुछ सबसे पहले सीखता है, बोलना, कोई भी एक्टिविटी करना, वो परिवार से सीखता है। अगर यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा होता बच्चे का सामाजिकरण होता है कहाँ से होता है, ठीक है, पहला हटाकर इन्होंने ये पूछा होता बच्चे का सामाजिकरण किन चीज़ों से होता है, तो हम उपयुक्त सभी को ठीक मान लेते। परिवार से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, समाज से भी होता है। पर इन्होंने पहले पार्ट की बात कर दी, सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है। ठीक है, इन्होंने कहा है सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, तो वो अपने फैमिली से यानी अपने एटमॉस्फेयर से सीखता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका आंसर हो गया ए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है। कुरुख एक प्रकार की भाषा है, तो ये कहाँ की है। ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है राजस्थान, डी है झारखंड। तो कुरुख है ये भाषा है हमारे मिजोरम की, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, दिन और रात किस कारण होते हैं। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, नेक्स्ट है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपयुक्त सभी। देखिए, दिन और रात कब होते हैं। दिन और रात तब होते हैं जब पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर घूमती है। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है हमारे पृथ्वी के एक साइड पड़ता है, जिस साइड प्रकाश पड़ता है उस साइड हो जाता है दिन, और जिस इसका प्रकाश नहीं जहाँ पाता है वहां होती है रात। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है अपने अक्ष अपने धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पे घूम रही है, इस कारण क्या होते हैं दिन और रात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, यानी एकल जो सिंगल परिवार हैं जिनमें पेरेंट्स और बच्चे रह रहे हैं उनमें दहेज लेना आम बात है। बी है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, यानी जो एकल परिवार हैं उनमें बाल मजदूरी क्या है आम बात है, इनका कहने का मतलब है। नेक्स्ट है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, और नेक्स्ट है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसका
जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दहेज तथा बाल श्रम क्या है, एक समाज में बुराइयां यानी एक अभिशाप के तौर पर काम करती हैं। इसमें क्या है, बच्चा क्या है कम उम्र में बाल मजदूरी करने लगता है, अपनी शिक्षा से वंचित रह जाता है। दहेज क्या है, हमारे समाज को क्या है एक लालच देती है, ठीक है, लालच देती है। तो ये भी एक समाज में व्याप्त क्या है, बुराई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के सामान नीचे दिए गए हैं, ठीक है। मतलब बताना है कौन सा, ये जो इसके स्टेटमेंट दे रखे हैं ये किस जगह इस टाइप के मकान होते हैं। पहला ऑप्शन है इसका, मकान मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। दूसरा है अंदर भी वे मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। सी है मकान जमीन से संप्रेषण 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छत क्या होती है, इसमें ढालू होती है, ढालदार होती है। चौथा है इन गांव में भारी वर्षा होती है। किस राज्य में होना चाहिए, तो देखिए इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। एक ऑप्शन हम डाल देते हैं इसमें असम, ठीक है। असम में भारी वर्षा होती है जिस कारण वहां के मकान जमीन से थोड़ा ऊंचा 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बनते हैं, बांस पे बने होते हैं। जैसे कि बांस है, इन पे क्या है मकान बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये बन गया मकान, ठीक। तो ये है असम की प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।